इंसानियत एक ऐसा शब्द है जो इंसान की परिभाषा बताता है। यदि किसी शख्स में इंसानियत खत्म हो जाए तो लोग उसे जानवर का दर्जा दे देते हैं। आज का जो केस है वह सभी के दिल को झकझोर के रख देगा, इंसान के रूप में जानवर का याद दिला देगा। इस केस में जो हुआ है, अगर उन सब को डिटेल में बताना शुरू कर दूं तो आप इस वीडियो को देखना ही बंद कर देंगे। यह दुनिया का एक ऐसा केस है जिसके सामने दुनिया की हर दरिंदगी इसके सामने फीका पड़ जाएगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी। एक दिन जॉब से रात के 8:30 बजे अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में कुछ लड़के मिल जाते हैं। वे लड़के उस लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनमें से ही एक लड़का उस लड़की की साइकिल को बहुत तेजी के साथ लात मार देता है। वह लड़की साइकिल लेकर वहीं गिर जाती है। इससे पहले कि वह लड़के उस लड़की के साथ कुछ करते तभी वहां अचानक ही उसकी स्कूल का एक लड़का आ जाता है। यह सब देखने के बाद उन लड़कों को रोकता है और कहता है कि किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही वो लड़के वहां से चले जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है। उस लड़की को लगा कि शायद यह लड़का मेरे लिए हमदर्द है, इसलिए वह लड़की उसके साथ चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक मकान पड़ता है। उस मकान को देखकर वह लड़का कहता है कि मुझे इस घर में बहुत ही जरूरी काम है, तुम 1 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं बस यूं ही आया। यह कहकर वह लड़का घर के अंदर चला जाता है। वह लड़का वापस लौटकर जैसे ही आता है वह लड़की वहां से गायब थी। उसकी साइकिल वहीं पर खड़ी हुई थी। यह देखकर वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद लगभग 44 दिनों तक वह लड़की गायब रहती है। वह लड़की मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। दरअसल उस लड़की की हत्या करने के बाद उसे एक ड्रम के अंदर सीमेंट में जमा दिया गया था और जब इस घटना का खुलासा होता है तो पता चलता है कि 100 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ 44 दिनों तक 500 बार से ज़्यादा बार दुष्कर्म किया है। यदि इस दुष्कर्म की घटना को दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में गिना जाए तो यह कहना गलत भी नहीं होगा। इस घटना को सुनकर हर कोई हैरान था। यह सच्ची घटना जापान के शहर टोक्यो के पास का एक जगह का है। दरअसल इस केस का खुलासा एक्सीडेंटली हुआ था। हुआ ऐसा था कि पुलिस वालों को एक अनजान लाश मिलती है और उस लाश मिलने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा जाता है। पुलिस इस मर्डर हुए लाश के कातिल की तलाश कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद इस केस में पुलिस को जापान की याकुजा गैंग का एक लड़का मियानो मिलता है। पुलिस उससे कहती है कि तुमने जो किया है हमें सब जानकारी है, हमें सब कुछ पता है। जब पुलिस वाले उसे इस तरह से बात कर रहे थे तो मियानो परेशान हो जाता है। सोचता है कि इस बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी, आखिर पुलिस तक बात कैसे पहुंची। दरअसल पुलिस ने एक तुक्का मारा था। पुलिस ने ऐसे ही हवा में तीर चलाया था और वह तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगता है। मियानो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस वाले मियानो के साथ चल देते हैं। वे लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं। उस जंगल में एक ड्रम दिखता है। वह ड्रम पूरा सीमेंट से भरा हुआ था। उसके बाद उस ड्रम को काटा जाता है। सीमेंट पत्थर का रूप ले लिया था। उसको तोड़कर जब निकाला जाता है तो उसमें एक लाश निकलती है। पुलिस वाले यह देखकर परेशान हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम तो पोस्टमार्टम में पड़ी दूसरी लड़की की लाश की जाँच कर रहे थे, ये क्या नया मामला सामने आया है। पुलिस वाले मियानो को सीधा थाने लेकर आते हैं। वहां से लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और वह जो बताता है उसको सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाती है। लोगों के सामने इंसान का एक ऐसा खूंखार चेहरा दिखता है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मियानो जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में जुंको फुरुता नाम की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। 17 साल की जुंको फुरुता खेल कूद के साथ ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। स्कूल का हर कोई उसको पसंद करता था। हर लड़का जुंको से दोस्ती करना चाहता था। उन्हीं में से एक याकुजा गैंग का लड़का मियानो होता है। याकुजा गैंग जापान का सबसे खतरनाक गैंग था। यह गैंग लड़कियों को अगवा करना, उनके साथ दुष्कर्म करना और लोगों को परेशान किया करते थे। मियानो भी इसी प्रकार का था। मियानो जुंको को चाहता था, इसलिए उसको प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद उससे कहता है कि जुंको मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यह पहली बार नहीं था। मियानो जुंको को बार बार प्यार का इजहार करता था और यह लड़की हर बार इनकार कर देती थी। लगातार ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। उस लड़के का इस लड़की के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता चला जाता है।
मियानो याकुजा गैंग के साथ जुड़ा था। उस गैंग के लोग किसी भी महिला को उठा लिया करते थे, उनके साथ गलत काम करते थे और उसे छोड़ दिया करते थे। 25 नवंबर 1988 को जुंको फुरुता पार्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर नौकरी करने के बाद रात के 8:30 बजे जैसे ही वापस आ रही थी, तभी मियानो अपने दोस्तों से कहा कि इस लड़की को रोकना है। एक प्लानिंग के तहत जुंको की हेल्प करने के लिए कहता है। जुंको कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वह कहता है कि अगर तुम हेल्प नहीं लोगी तो ये लड़के तुम्हें परेशान करेंगे। बस वो लड़की यही विश्वास कर बैठती है और विश्वास करना ही उसके लिए सबसे दुखदायी कारण बन जाता है। जैसे ही यह लड़की थोड़ा आगे चलती है, एक मकान पड़ता है। उस मकान में मियानो अंदर जाता है। 4 लड़के पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। उसका किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद उसी घर के अंदर रखते हैं। यह पहली रात थी। पहली रात में सिर्फ आपस में कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा बार इसके साथ गलत काम करेगा। एक का नंबर खत्म होता था कि दूसरा आने के लिए तैयार बैठा था। इस तरह से पूरी रात निकल जाती है। सुबह होते होते उस लड़की के साथ ये 5 लोग मिलकर इतनी बार गंदा काम करते हैं कि पता ही नहीं चलता। लड़की बेहोश हो जाती है। जुंको की जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद इस लड़की को फिर से कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद एक अलग सुनसान इलाके में एक घर होता है, वहाँ लेके जाते हैं। उस घर में ये 5 लड़कों में से एक लड़के का घर होता है, जहाँ उसके माँ बाप दोनों रहते थे। घर में एक नौकर भी काम करता था। उस घर के अंदर जुंको को रखा जाता है और सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। यानी कि उस लड़की ने रात 8:30 बजे से लेकर सुबह के 10-11 बजे तक कुछ भी नहीं खाया था। पूरी रात उसके साथ ऐसे ही घिनौना काम होता रहता है। तन पर उसके फिर से कपड़े नहीं होते हैं। लड़की से कहा जाता है कि यदि तुमने शोर मचाया, कुछ ऐसी हरकत की तो तुम्हारे माँ बाप और छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जुंको फुरुता पूरी तरह से डर जाती है। यहाँ से गंदे घिनौने कृत्य की शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। फिर रात होती है, 10-12 लोग आते हैं और फिर ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। बार बार भीख मांग रही थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन लड़की को ना कुछ खाने को दिया जाता है और ना कुछ पीने को दिया जाता है। जुंको ऐसे ही सहन कर रही थी। पूरी रात उसके साथ ऐसे ही लोग गंदा और घिनौना कृत्य करते रहते हैं। उसके बेहोशी के बाद भी ऐसे ही कर रहे थे। अगला दिन निकलता है। अगले दिन निकलने के बाद उस लड़की से कहा जाता है कि ऊपर जाओ, किचन से पानी लेकर आओ। पानी लेने के लिए जब जा रही थी तब जबरदस्ती से कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी, तो उससे कहा जाता है कि अगर कपड़े पहनने की कोशिश की तो तुम्हें और पीटा जाएगा। उसके बिल्कुल तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। उस लड़की को उस घर का नौकर देख लेता है। देखने के बाद दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है। कहता है कि साहब, मैंने एक लड़की को रसोई के अंदर बिना कपड़ों के देखा है। मालिक कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। मालिक उस नौकर की बात पर ध्यान नहीं देता है, उसे झुठलाने की कोशिश करता है। लड़की पानी लेकर चली जाती है। फिर उसके साथ ऐसे ही गंदा काम होने लगता है। दरअसल मकान का जो मालिक था, उसी मकान के मालिक का एक बेटा उन लड़कों के साथ रहता था और वे याकुजा गैंग के लिए काम करते थे। यह गैंग बहुत ही खतरनाक किस्म का गैंग था। उस नौकर से कहा जाता है कि यहाँ की बातें कहीं नहीं जानी चाहिए। यदि यहाँ की बातें कहीं जाएगी तो ना केवल हम बल्कि तुम भी मारे जाओगे। नौकर भी शांत हो जाता है और ऐसे ही चलते रहता है। लड़के नशा करने के बाद उसके साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करते रहते हैं। इस तरह से दिन गुजरने लगता है। घर वाले जुंको को लेकर परेशान थे, इसलिए घर वाले सीधा पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी 25 तारीख की रात से गायब है। हमने जिस शॉप पर काम करती थी वहां भी पता किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले इधर उधर अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ करते करते पुलिस उन 5 में से एक लड़के के पास पहुंच जाती है। पुलिस उस लड़के से जुंका फुरुता के बारे में पूछते हैं। वह कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। उसके बाद डरता हुआ सीधा घर आ जाता है। घर आने के बाद कहता है कि यह बात बहुत ही जल्दी खुल जाएगी, इसलिए इस लड़की को यहाँ से अलग शिफ्ट कर दो, क्योंकि पुलिस इसके बारे में पूछ रही थी। इस वजह से गुस्से में उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। जब लड़की चिल्लाने चीखने लगती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसको शांत करने की कोशिश की जाती है। जब जुंको हाथ पैर जोड़ने लगती है तब कहता है कि अभी के अभी अपने माँ बाप को फ़ोन करके यह कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश
ना करो। इतना सुनने के बाद लड़की ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी माँ और छोटी बहन के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। इसलिए वह लड़की मजबूर हो जाती है। फ़ोन करके अपने परिवार वालों से कहती है कि पापा माँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली हूँ। माँ बाप जैसे ही यह बात सुनते हैं वह पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। फिर वह लड़की इसी तरह से घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। अगली रात आती है। अगली रात लड़कों की संख्या बढ़ जाती है और फिर वही कंपटीशन शुरू हो जाती है कि इस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा बार सेक्स कौन करेगा। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उनकी हैवानियत बढ़ती जा रही थी। खाने के नाम पर कॉकरोच दिया जाता है, पीने के लिए उसी का टॉयलेट और अपना टॉयलेट उस लड़की को दिए जाते थे। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। उस लड़की को पलकों को लाइटर से जला दिया गया था। साथ ही उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। जब कपड़ा नहीं होता था तो उसके सीने पर एक मोमबत्ती रखी जाती थी और मोमबत्ती तब तक जलती रहती थी जब तक वह मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाती थी। लड़की रोए चिल्लाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब यहाँ से उनका मन भर जाता है तो उस लड़की को उल्टा लटकाने के बाद बॉक्सिंग का पंचिंग बैग की तरह उसके साथ खेलते थे। इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है। जुंको को चलने की हिम्मत नहीं होता था। उसके शरीर की हड्डियां टूटने लगी थी। उसे दर्द सहने की एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन शराब के नशे में एक लड़की का मोबाइल छूट जाता है और जुंको के हाथ लग जाता है। जैसे ही मोबाइल हाथ लगता है वह तुरंत इमरजेंसी कॉल करती है। इमरजेंसी कॉल करने के लिए जैसे ही उसने बटन दबाया तुरंत ही वह घंटी पहुंच जाती है और उधर से आवाज़ आती है हेलो। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, लड़की के मुंह को बंद कर दिया जाता है। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और साथ ही उनमें से एक लड़का फ़ोन करके कहता है कि जी हाँ बताइए क्या बात है। तो उधर से कहते हैं कि हम कंट्रोल रूम पुलिस से बात कर रहे हैं, क्या बात है, आपने क्यों फ़ोन किया था। तो कहता है कि कोई बात नहीं है, गलती से फ़ोन लग गया था। लड़की कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह कह नहीं पाई। हालांकि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। पुलिस जहां से फ़ोन आया था उस घर पर जाती है। वहां बुजुर्ग आदमी जो उस मकान का मालिक होता है उससे पूछा जाता है कि यहाँ किसी ने इमरजेंसी फ़ोन करने की कोशिश की थी। वह कहता है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और यहाँ ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि बहुत दिन हो गए, अब इससे मन भर गया है, इसे यहाँ से भेज दो। तब मियानो कहता है कि इससे ज़िंदगी भर भी मन नहीं भर सकता, मैं इसको प्यार करता था। जब तक मैं इसकी जान नहीं ले लूँगा तब तक मैं इसको ऐसे ही तड़पाता रहूँगा और मारता रहूँगा। उन्होंने मियानो को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। ऐसे करते करते 44वां दिन आ जाता है। इस दिन वे एक जापानी खेल खेलते हैं। इस खेल में शर्त रखी थी कि यदि यह लड़की इस खेल में जीत जाएगी तो इसे हम इसके घर वापस भेज देंगे। जुंको इत्तेफाक से उस खेल को जीत जाती है, लेकिन मियानो को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और गुस्से में आ जाता है। इसलिए घर में रखा पेट्रोल जुंको के शरीर के अलग अलग हिस्सों पे थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता और लाइटर से आग लगा दिया करता था। इस तरह से कब पेट्रोल की संख्या ज़्यादा हो जाती है और उसका शरीर तेज आग पकड़ लेती है पता ही नहीं चलता। जुंको लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही जलती रहती है। जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वे लोग जुंको की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके लिए उन्होंने एक ड्रम का इंतजाम किया। उस लड़की को ड्रम के अंदर डाला जाता है, साथ में सीमेंट और पानी डालकर उसको पैक कर दिया जाता है। अब लड़की की लाश पत्थर बन चुकी थी। गाड़ी के माध्यम से उस ड्रम को जंगल में दूर फेंक के आते हैं। सभी एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। फिर एक नई लड़की की तलाश करने में लग जाते हैं। इसी बीच पुलिस मियानो को दूसरी लड़की के केस में पकड़ लेती है, जिसके बाद यह पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि उन 5 में से 4 लड़के नाबालिग होते हैं, सिर्फ मियानो ही बालिग था। पुलिस इस मामले को खामोशी के साथ दबाना चाहती थी क्योंकि इनमें से ज़्यादातर नाबालिग थे। उस ड्रम में मिली लाश से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। उसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा बचा नहीं था जहां चोट का निशान नहीं था। नाबालिग होने की वजह से जज भी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी सज़ा दे नहीं पाते हैं। इसलिए कोर्ट में नाबालिगों को 7-7 साल की सज़ा देते हैं और मियानो को 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट 30 साल की सज़ा कर देती है।
पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन एक पत्रकार ने इस पूरी खबर को लड़की के फोटोग्राफ सहित इस पूरी कहानी को अपने मैगजीन में छाप देता है। तब यह कहानी बाहर निकल कर आती है। इसके बाद पूरी दुनिया में इस कहानी को लेकर चर्चा होने लगती है। यह कहानी दुनिया का सबसे घिनौना केस बन जाता है। यह कहानी दर्शाती है कि एक आदमी जब अपनी हैवानियत पर उतर जाए तो कितना क्रूर हो सकता है। इस केस के बाद जापान के कानून में कई तरह के बड़े बदलाव किया। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।